आइए देखते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। अवंटुक ग्रंथि, ठीक है। यह मनुष्य के गले में श्वसनलीय ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे स्थित रहता है, ठीक है। कहाँ पे? ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे, ठीक है। इससे निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन एवं ट्रायोडोथायरोनिन रहता है। ट्रायोडोथायरोनिन रहता है, ठीक है। इससे आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। थायरोक्सिन के कार्य: यह कोशिकीय श्वसन की गति की तीव्रता करता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषतः हड्डियों, बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। कौन? थायरोक्सिन। जनन अंगों के सामान्य कार्य इन्हीं की सक्रियता पर आधारित रहते हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करता है। कौन? थायरोक्सिन। जड़मानवता: यह रोग बच्चों में होता है। इसमें बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। मिक्सिडमा: यौन अवस्था में होने वाला इस रोग में उपापचय भली भांति नहीं हो पाता है, जिससे हृदय स्पंदन तथा रक्तचाप कम हो जाता है। हाइपोथायरायडिज्म: लंबे समय तक इस हार्मोन की कमी के कारण यह रोग होता है। इस रोग के कारण सामान्य जनन कार्य संभव नहीं हो पाता है। कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य गूंगा एवं बहरा हो जाता है। किससे? हाइपोथायरायडिज्म के कारण। घेंगा: भोजन में आयोडीन की कमी से यह रोग उत्पन्न होता है। इस रोग से थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। जिसे थायरोक्सिन के आधिक्य से होने वाला रोग, यह तो कमी के कारण हो गया। कमी में कौन कौन? जड़ मानवता, एक में मिक्सिडमा, 3 में हो जाएगा हाइपोथायरायडिज्म, 4 में घेंगा। यह कमी के कारण हो गया। अगर अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? चलिए अधिक वाला देख लेते हैं। थायरोक्सिन के अधिक होने वाला रोग जो है टॉक्सिका ग्वाइटर है। इसमें हृदय गति तीव्र हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, श्वसन दर तीव्र हो जाती है। इसमें टॉक्सिक ग्वाइटर, इसमें 2 टाइप के होते हैं। अगर अधिक हो जाएगा तो एक्सोप्लेथेल्मिया। इस रोग में आँख फूलकर नेत्रकोटर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। एक्सोप्लेथेमिया, इसमें जो है रोगी का आँख फूलकर नेत्रकोटर से बाहर निकल जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। पराउंटू ग्रंथि अर्थात पैराथायरॉयड ग्लैंड। यह गला में अवंटू अर्थात थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे स्थित होता है। इससे 2 हार्मोन स्रावित होता है। एक में पैराथायरॉयड हार्मोन, यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी होती है, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन तब स्रावित होता है जब ब्लड में जो है कैल्शियम की कमी होती है। तो चलते हैं और आगे देखते हैं। नंबर 2 में है कैल्सिटोनिन। जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तब यह हार्मोन मुक्त होता है, अर्थात पराउंटू ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड। यह ग्रंथि 2 भागों में विभक्त होती है। एक में है बाहरी भाग कार्टेक्स और 2 में है अंदरूनी भाग मेडुला। चलिए देखते हैं। कार्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन एवं कार्य। ग्लूटोकार्टिकॉइड्स ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा उपापचय को नियंत्रित करने का काम करता है। कौन? ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। अब देखते हैं मिनरलोकार्टिकॉइड्स।
इसका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों की मात्राओं का नियंत्रण करना है। लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन, यह बाह्य लिंगों बालों के आने का प्रतिमान एवं यौन आचरण को नियंत्रित करने का काम करता है। कार्टेक्स, चलिए देखते हैं कार्टेक्स में क्या होता है। कार्टेक्स जीवन में नितांत आवश्यक है। कार्टेक्स यदि यह शरीर से बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह ही जीवित रह पाएगा। कौन? कार्टेक्स। कार्टेक्स के विकृत हो जाने पर उपापचयी प्रक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को एडिशन कहते हैं, एडिशन रोग कहते हैं। और यह किसके कमी के कारण होता है? कार्टेक्स के। मेडुला, मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन एवं कार्य। चलिए देखते हैं मेडुला का क्या कार्य है। एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन यह एक एमिनो अम्ल है। क्या है? एमिनो अम्ल है। नॉर एपिनेफ्रिन यह भी एमिनो अम्ल है। यह दोनों एमिनो अम्ल है। इन दोनों हार्मोनों का समान कार्य है। ये समान रूप से हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता, फलस्वरूप रक्तचाप बढ़ जाता है। एपिनेफ्रिन हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में सहायता होता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। किससे? अधिवृक्क से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। उत्तेजना के समय एड्रेनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। जैसे क्रोध, भय एवं खतरे के समय यह ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। जनन ग्रंथि, जिसे गुनाड कहते हैं, गुनाड्स, ये नंबर 1 में है। ओवरी, ओवरी अर्थात अंडाशय, इसके द्वारा निम्न हार्मोन का स्राव होता है। एस्ट्रोजेन, यह अंडावाहिनी अर्थात एविडक्ट के परिवर्धन को पूर्ण करता है। प्रोजेस्टेरॉन, यह एस्ट्रोजेन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। रिलैक्सिन, गर्भावस्था में यह अंडाशय, गर्भाशय एवं अपरा में उपस्थित रहता है। यह हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है और यह गर्भाशय ग्रीवा अर्थात यूट्राइन सर्विक्स को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। वृषण अर्थात टेस्टीज, इससे निकलने वाले हार्मोन के टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को एवं यौन संचरण को प्रेरित करता है। ये और आगे देख। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा एवं फुफ्फुस अर्थात लंग्स होता है, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। इसलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे नासा मार्ग, ग्रासनी, लैरिंक्स, स्वर यंत्र, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स तथा फेफड़े आदि। नासा मार्ग अर्थात नेजल फेस, इसका मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित यह श्वसन नाल के द्वार का भी कार्य करता है। इसके भीतर की गुहा म्यूकस कला में स्तरित रहती है। यह स्तर लगभग 1.5 लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्रावित करती है। अतः यह स्तर धूल के कण, जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीव को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। यह शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को निम्न एवं शरीर के ताप के बाहर बराबर बनाती है। कौन? नसा मार्ग। ग्रासनी नहीं होगा, ग्रसनी होगा। फेरेंक्स, यह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है। लैरिंक्स या स्वर यंत्र, लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स,
श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है। लैरिंक्स या स्वर यंत्र कहलाता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन है। लैरिंक्स प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाट होता है जिसे एपिग्लॉटिक्स कहते हैं। जब कुछ भी निकलना होता है तो यह ग्लॉटिक्स द्वार बंद कर देता है। क्या कर देता है? बंद कर देता है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। यह मीडिएटर का काम करता है। कौन? एपिग्लॉटिक्स। ट्रैकिया, यह वक्ष गुहा अर्थात थोरैसिक कैविटी में प्रवेश करती है। ट्रैकिया दोनों प्रमुख शाखाओं को प्राथमिक ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। दायां ब्रोंक्यूल 3 शाखाओं में विभक्त होता है, जबकि बढ़कर दाईं ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। बायां ब्रोंक्यूल केवल 2 शाखाओं में बढ़कर बाएं फेफड़ों में प्रवेश करती है। फेफड़ा अर्थात लंग, बायां जो रहता है बायां ब्रोंक्यूल केवल 2 शाखा में बटा हुआ रहता है, जबकि दाहिना ब्रोंक्यूल जो होगा वो 3 शाखाओं में बटा हुआ रहता है। फेफड़ा अर्थात लंग्स, वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। इसका रंग लाल होता है और इनकी रचना स्पंज के समान होती है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े के तुलना में बड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़े में रुधिर कणिकाओं का जाल बिछा रहता है, जहाँ यहाँ पर O2 रुधिर में चली जाती है और CO2 बाहर आ जाती है। श्वसन की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 में है बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नंबर 2 में है गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। और नंबर 3 में आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। नंबर 4 में कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। बाह्य श्वसन यह निम्न 2 पदों में विभक्त होता है। ए में होगा श्वासोच्छ्वास अर्थात ब्रीथिंग, और बी में होगा गैसों का विनिमय अर्थात एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब देखते हैं श्वासोच्छ्वास की क्रिया, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। निःश्वसन, इंस्पायरेशन। इस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा फेफड़े में प्रवेश करती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है एवं फेफड़ों में एक निम्न दाब का निर्माण हो जाता है तथा वायु वातावरण से फेफड़ों में प्रवेश करती है। यह हवा तब तक प्रवेश करती रहती है जब तक कि वायु का दाब शरीर के भीतर एवं बाहर बराबर न हो जाए। श्वासोच्छ्वास अर्थात एक्सपायरेशन, इसमें श्वसन के पश्चात वायु उसी वायु पथ के द्वारा फेफड़े से बाहर निकल कर वातावरण में पुनः लौट जाती है, जिस पथ से वह फेफड़े में प्रवेश करती है। चलिए और आगे देखते हैं। अंदर की ली गई वस्तुएं श्वासोच्छ्वास में वायु का संगठन। अंदर ली गई वायु नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, जबकि बाहर निकाली गई वायु में नाइट्रोजन 78 ज्यों का त्यों निकल जाता है 78.09%, जबकि ऑक्सीजन जो है 17% निकल जाता है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड 4%। चलिए और आगे देखते हैं। सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। गैसों का विनिमय फेफड़ों के अंदर होता है। यह गैसीय विनिमय धुली अवस्था में या विसरण प्रवणता में के आधार पर साधारण वितरण के द्वारा होता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाबों के अंतर के कारण होता है। इन दोनों गैसों की विसरण की दिशा दूसरे की विपरीत होती है।
इन दोनों गैसों के विसरण की जो दिशा होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। चलिए और आगे देखते हैं। गैसों का परिवहन। गैसों का अर्थात O2 एवं CO2 फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन। रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा ही गैस के द्वारा होता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़े तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% तक ही हो पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त परिसंचरण के द्वारा अन्य प्रकार से भी होता है। प्लाज्मा में घुलकर CO2 प्लाज्मा में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। इस रूप में 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। बाइकार्बोनेट्स के रूप में CO2 का लगभग 70% भाग परिवहन में होता है। कितना? 70% भाग। यह रुधिर के पोटेशियम एवं सोडियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। कौन? बाइकोब्रोनेट्रम। आंतरिक श्वसन। शरीर के अंदर रुधिर एवं ऊतक द्रव के बीच गैसीय विनिमय होता है, उसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन कहते हैं। फेफड़ों में होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं। इसमें जब रुधिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन अर्थात कोशिकाओं से पहुंचता है तो ऑक्सीजन विमुक्त होता है एवं खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा विमुक्त होती है। कोशिकीय श्वसन। खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप प्राप्त ग्लूकोज का कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार के होते हैं, अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया एवं यीस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाता है। इसे शर्करा या किण्वन या शुगर फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। किसमें? अनॉक्सी श्वसन में होने वाले प्रक्रम को। अनॉक्सी श्वसन के अंत में पायरुविक अम्ल बनता है। क्या बनता है? पायरुविक अम्ल। अनॉक्सी श्वसन द्वारा जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित होते बीजों एवं फलों में थोड़े समय के लिए होता है, परंतु यीस्ट एवं जीवाणु में यह प्रायः पाया जाता है। ऑक्सी श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं तथा काफ़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। ठीक है, यह फॉर्मूला है। चलिए फिर आगे। कोशिकीय श्वसन में होने वाली जटिल प्रक्रियाएं दो भागों में विभक्त होती है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस, आइए देखते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। इसका अध्ययन सर्वप्रथम एम्बेडेन मेयरहॉफ अर्थात पार्सन ने किया था। किसने? एम्बेडेन मेयरहॉफ अर्थात पार्सन ने किया था। इसलिए इसे EMP पथ भी कहते हैं। इसको अनॉक्सी श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन या शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा भी मुक्त होती है। यह अवस्था ऑक्सी अर्थात एरोबिक एवं अनॉक्सी अर्थात एनारोबिक दोनों प्रकार के श्वसन में उपस्थित रहती है। यह ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप पायरुविक अम्ल के दो अणु बनते हैं। इस प्रक्रिया को आरंभ करने में 2 ATP व्यय होते हैं, किंतु प्रक्रिया के अंत में 4 ATP प्राप्त होते हैं। अतः
ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप 2 अणु एटीपी प्राप्त होते हैं, अर्थात 16,000 कैलोरी। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, अतः यह प्रक्रिया अनॉक्सी श्वसन एवं ऑक्सी श्वसन के एक समान होती है। इसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं जो NAD को 2NADH में बदलने में काम आता है। आइए देखते हैं क्रेब्स साइकिल क्या है। क्रेब्स आकार, इसका वर्णन हैंस क्रेब ने 1937 ईस्वी में किया। इसको साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम की उपस्थिति से ही उत्पन्न होता है। ADP के 2 अणु ATP के 2 अणु बनाते हैं। इस चक्र में हाइड्रोजन के 2 परमाणु 5 बार मुक्त होते हैं। कितने बार? 5 बार। पूरे चक्र 2 अणु पायरुविक अम्ल के होते हैं, अतः कुल 6 परमाणु अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं का निर्माण क्रेब्स चक्र के दौरान होता है। कब होता है? क्रेब्स चक्र के दौरान। ऊर्जा का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, पायरुविक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण से ATP का एक अणु 5 अणु NADH के व एक अणु FADH2 का बनता है। NADH के एक अणु से 3 अणु ATP के व FADH2 के एक अणु से ATP के 2 अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है। इस प्रकार पायरुविक अम्ल के एक अणु से 1 + 3 × 5 + 2 × 1 = 18 ATP के बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं, जिससे 36 अणु ATP के प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी 2 ATP अणुओं का लाभ होता है, अतः ग्लूकोज के एक अणु के शोषण से कुल 2 + 36 = 38 ATP अणु प्राप्त हो जाते हैं। श्वसनीय पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन प्रमुख श्वसनीय पदार्थ है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है, इसके बाद वसा का। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का भंडार समाप्त होने के बाद ही प्रोटीन का श्वसन होता है। श्वसन एवं उपापचयी क्रिया अर्थात कैटाबोलिक प्रोसेस है। इससे शरीर के भार में भी कमी होती है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं पोषक पदार्थ के बारे में, अर्थात न्यूट्रिशन। वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ अर्थात न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। उपयोगिता के आधार पर ये पोषक पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नंबर 1 में है ऊर्जा उत्पादक, नंबर 2 में उपापचय नियंत्रक, नंबर 3 में है वृद्धि तथा नियंत्रक पदार्थ और नंबर 4 में है आनुवांशिक पदार्थ। चलिए देखते हैं। ऊर्जा उत्पादन, वे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट जो है तो ऊर्जा उत्पादक कहलाते हैं। उपापचयी नियंत्रक, वे पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जैसे विटामिन, लवण एवं जल। वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ, वे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत का कार्य जो है कौन करता है? वृद्धि हार्मोन करता है, जैसे प्रोटीन। आनुवांशिक पदार्थ, वे पोषक पदार्थ जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जैसे न्यूक्लिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता है। नंबर 1 में है कार्बोहाइड्रेट, 2 में है प्रोटीन, नंबर 3 में
वसा 4 में विटामिन और 5 में जो है न्यूक्लिक एसिड है। नंबर 6 में है खनिज लवण और नंबर 7 में है जल। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों द्वारा की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। आइए जानते हैं मोनोसेक्राइड क्या है और डाइसेक्राइड क्या है। ठीक है, यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, जैसे ग्लूकोज, लैक्टोज, यह क्या है, मैनोज और ट्राइओज। डाइसेक्राइड यह समान या भिन्न मोनोसेक्राइड के 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसेक्राइड बनता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज व लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, सुक्रोज। समान या भिन्न मोनोसेक्राइड के 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसेक्राइड बनता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। यह तीनों है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनाता है सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनाता है माल्टोज। और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनाता है लैक्टोज। आइए देखते हैं पॉलीसेक्राइड के बारे में। मोनोसेक्राइड के कई अणुओं में मिलने वाले लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसेक्राइड का निर्माण होता है। यह आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल एवं सेलुलोज में पाया जाता है। इसके अन्य उदाहरण है स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन। कौन कौन? स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य: ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना कार्बोहाइड्रेट का है। शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करता है। विटामिन सी का निर्माण करता है। न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करता है। जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत: गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, अमरूद और शकरकंद, शलजम। आइए देखते हैं प्रोटीन के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं? गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद और शलजम। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।